नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें। साथियों, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होने जा रहा है और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो भी महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, जैसे घास के मैदान, पर्वत और उसकी चोटी, कृषि से संबंधित क्रांति, बिहार समान परिचय, विदेश यात्री, प्रमुख समितियां, सामाजिक आंदोलन, प्रमुख दिवस और ताप संयंत्र और आपको वन्य जीव अभ्यारण्य, जितने भी महत्वपूर्ण लगभग 15 से ज़्यादा टॉपिक हैं आपको इस वीडियो में हम कवर कराएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों, क्योंकि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन की एक गारंटी आपको हम दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आएगी। जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो साथियों, बिना किसी देरी के सबसे पहले हम शुरू करेंगे विश्व के घास के मैदान। तो ये टॉपिक से आपको साथियों पिछले साल और विगत दरोगा के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग विश्व के घास के मैदान। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हरा कलर में ये जितने भी घास के मैदान हैं, ये आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको है लानोज, जो वेनेजुएला में पाया जाता है साथियों, और दूसरा है कंपोज जो ब्राज़ील में पाया जाता है, और तीसरा है सवाना जो आपको अफ्रीका में पाया जाता है, और चौथा है साथियों पटाना। ये जो आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, ये इस क्षेत्र में साथियों सालों भर कड़ाके की धूप रहती है और जो है आपको वर्षा भी आपको यहाँ प्रतिदिन होता है। तो यहाँ के घास के मैदान जो है काफ़ी बड़े बड़े घास होते हैं और वो उपयोग के लायक नहीं होते हैं। याद रखें साथियों, लानोज, कंपोज, सवाना और पटाना, ये 4 घास के मैदान साथियों याद रखें। लानोज, कंपोज, सवाना, पटाना, ये चारों जो है आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इन चारों के अलावा जितने भी घास के मैदान हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो ये चारों को आप याद कर ले और आपको उष्ण शीतोष्ण से कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। लानोज, कंपोज, सवाना, पटाना, लानोज, कंपोज, सवाना, पटाना। लानोज और कंपोज ये आपको दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है, और आपको सवाना जो है अफ्रीका महादेश के घास के मैदान है, और आपको ये पटाना जो है श्रीलंका का घास का मैदान है। तो नेक्स्ट आप बढ़ते हैं आगे साथियों। इस आप दक्षिण अमेरिका में देख रहे होंगे साथियों, ये जो पंपास घास का मैदान है इसे हम अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहा जाता है। तो ये आपको देख सकते हैं, ये अर्जेंटीना, यहाँ पे एक चिली है जिसकी राजधानी सेंटियागो है। तो इस क्षेत्र में जो है एक घास का मैदान पाया जाता है पंपास, और आपको अफ्रीका के नीचे वाले क्षेत्र में आपको एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे हम वेल्ड कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे डाउन्स कहा जाता है, और न्यूजीलैंड में एक घास का मैदान है जिसे कैंटेम्बरी कहा जाता है। तो याद रखें साथियों, पंप, वेल्ड, डाउन, कैंटेबरी। एक आपको ट्रिक बताते साथियों, एक पंप को जो है वेल्डिंग करके डाउन यानी नीचे गाड़ा गया, ऐसे आप याद करें साथियों ट्रिक कि कोई भी एक पंप मशीन है उसे वेल्डिंग करके जो है डाउन यानी नीचे गाड़ा गया, जिसे आपको याद करने में आसानी होगी। पंप, वेल्ड, डाउन्स और एक कैंटेम्बरी, ये घास के मैदान आपको शीतोष्ण घास के मैदान है। ऊपर है साथियों प्रेयरी घास के मैदान जो है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है, प्रेयरी घास का मैदान। और पुस्ताज जो है ये हंगरी में स्थित है साथियों, और स्टेपी जो है आपको मध्य एशिया में स्थित घास का मैदान है। तो पेयरीज और आपको पुस्ताज, स्टेपी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, कैंटेबरी। तो एक बार और साथियों हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पेयरी घास का मैदान अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में स्थित है। स्टेपी घास का मैदान जो है आपको मध्य एशिया में स्थित है, और पंपास घास का मैदान आपको अर्जेंटीना में स्थित है। वेल्ड घास का मैदान जो है आपको अफ्रीका महादेश में स्थित है, और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और कैंटेम्बरी घास का मैदान जो है आपको न्यूजीलैंड में स्थित है। ये जितने भी लाल कलर में आप देख रहे हैं साथियों, ये सारे घास के मैदान जो है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सिर्फ ये चार को छोड़ के याद रखें, लानोज, कंपोज, सवाना, पटाना, ये चारों जो है आपको उष्ण कटिबंधीय है, बाकी जितने भी हैं सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो साथियों, इसे आप एक बार और अच्छे से देख लें और आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर घास का मैदान नहीं पूछेगा, ये गारंटी है।
तो नेक्स्ट साथियों हम बात करेंगे प्रमुख पर्वत श्रेणी के बारे में। तो इससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है साथियों, तो इसे हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों एंडीज। ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये आपको बता दें हम, ये दक्षिण अमेरिका की जो है सबसे लंबी, यानी ये विश्व की भी सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला है एंडीज, आपको याद रखना है। और इसकी ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एकांकागुआ जो है इसकी ऊंची चोटी है। याद कर ले, एंडीज की ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों रॉकी। रॉकी जो है उत्तर अमेरिका की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट मैकिन्ले है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, याद रखें, ये अलास्का में स्थित है माउंट मैकिन्ले। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों रूस की जो पर्वत श्रृंखला है काकेशस। काकेशस की सबसे ऊंची चोटी है साथियों माउंट एल्ब्रूस। याद रखें साथियों, माउंट एल्ब्रूस जो है आपको काकेशस की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी आपको ऊंचाई पता होगा साथियों 8850, कहीं कहीं 48 भी लिखा रहता है, तो याद रखें 8850 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों यूराल। यूराल के बारे में बात करें तो साथियों ये रूस में स्थित है ये पर्वत श्रेणी और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरा नेरोडनाया। याद रखें साथियों गोरा नेरोडनाया जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है यूराल पर्वत की। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों एटलस। VVI क्वेश्चन है साथियों, इस बार पूछने की इसका 100% चांस है। एटलस ये जो है अफ्रीका में स्थित पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबुकल। याद रखें साथियों माउंट टोबुकल जो है एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपको ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे भी साथियों पूछ सकता है कि आपको दक्षिण अमेरिका की ऊंची चोटी कौन है, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अफ्रीका की ऊंची चोटी कौन है और आपको ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी कौन है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो आपको लास्ट में हम बता देंगे कि सब की ऊंची चोटी क्या है। अभी आपको हम पर्वत से बता रहे हैं। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है साथियों माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक जो है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ये भी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, तो आप इसे देख लें। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। तो एक बार फिर से रिवीजन कर ले साथियों, ये जो एंडीज की ऊंची चोटी है ये दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो याद रखना है माउंट एकांकागुआ। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट मैकिन्ले। इसके बाद नेक्स्ट पूछेगा साथियों ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट कोसियुस्को जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की ऊंची चोटी क्या है? तो माउंट किलिमंजारो जो है आपको अफ्रीका की ऊंची चोटी है। और यूरोप की ऊंची चोटी की बात करें तो यूरोप की जो ऊंची चोटी है वो आपको काकेशस की जो ऊंची चोटी है यही आपको यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। याद रखें, ऐसे भी पूछेगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपको याद रखना है माउंट एल्ब्रूस। और इसके बाद साथियों आपको पूछेगा आल्प्स पर्वत की ऊंची चोटी कौन है, तो याद रखना है माउंट ब्लांक। ये 9 आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है साथियों। इससे बाहर आपको पर्वत श्रेणी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो नेक्स्ट है साथियों कृषि उत्पादन से संबंधित क्रांतियाँ। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं साथियों। सबसे पहले है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है साथियों इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। याद रखें साथियों हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों पूछ सकता है कि ये हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी? याद रखें 1966 और 67 के समय जो है आपको हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसका जो है गेहूं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि लाया गया। इस क्रांति से साथियों गेहूं के उत्पादन में जो है काफ़ी वृद्धि लाई गई। याद रखें कब शुरुआत हुई? 1966-67। एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा साथियों। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है साथियों हरित क्रांति शब्द, ये जो हरित क्रांति शब्द है ये सबसे पहले जो है किसने इसका नाम दिया हरित क्रांति? प्रयोग यानी प्रयोग किसने किया?
तो इसका प्रयोग साथियों विलियम गोंड ने किया, याद रखें, विलियम गोंड ने हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो याद रखें आप लोग। हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछे साथियों, तो पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक का श्रेय जो है आपको नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, याद रखिए, नॉर्मन बोरलॉग को सबसे पहले हरित क्रांति का श्रेय जाता है। अगर एक आपको भारत के भी संदर्भ में पूछ लेता है कि भारत में जो है हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपको MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है। तो ऐसे आपको हरित क्रांति से संबंधित ये 4 पॉइंट जो है आपको एग्जाम में पूछने की संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि सीधा एग्जाम में पूछता है स्वर्ण क्रांति यानी सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना फल एवं सब्जी उत्पादन से इसका संबंध है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से जो है आपको श्वेत क्रांति का संबंध है। इसके बाद साथियों पूछेगा कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो खनिज तेल पेट्रोलियम से जो है कृष्ण क्रांति का संबंध है। इसके बाद पूछेगा नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से जो है आपको नीली क्रांति का संबंध है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से जो है आपको गोल क्रांति का संबंध है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक उत्पादन से जो है आपका इसका संबंध है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन उत्पादन से जो है आपको पीली क्रांति का संबंध है। आपको रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखें अंडा उत्पादन से जो है रजत क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखें कृषि संबंधित समग्र क्रांति जो है आपको इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत आती है, याद रखें इंद्रधनुष क्रांति। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों आपको अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो नदियों को जोड़ने की योजना जो है आपको अमृत क्रांति के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति, जो आपको याद रखें कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि से इसका संबंध है, सदाबहार क्रांति। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों गुलाब क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखें प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन से जो है आपको मछली उत्पादन आपको पूछे मत्स्य उत्पादन तो याद रखें नीली क्रांति, अगर झींगा मछली उत्पादन के बारे में पूछे तो गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है साथियों लाल क्रांति के बारे में पूछे तो याद रखें मांस और टमाटर जो देखने में लाल रंग का होता है, टमाटर और मांस में आप देखे होंगे लाल रंग का जो ब्लड होता है, तो उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं लाल क्रांति। तो साथियों ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है क्रांतियाँ, और इससे बाहर क्रांति से संबंधित अगर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये गारंटी है साथियों। तो नेक्स्ट टॉपिक है साथियों पक्षी अभ्यारण्य। मोस्ट VVI टॉपिक के श्रेणी में हम लोग इसको रखेंगे साथियों। इससे एक क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है साथियों पक्षी अभ्यारण्य और वन्य जीव अभ्यारण्य से। तो सबसे पहले जाने, ये पिछली बार पूछा गया था रंगनथिट्टू पक्षी विहार जो है कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होता साथियों कर्नाटक में ये स्थित है। तो आइए जानते हैं साथियों, सबसे पहला है घाना पक्षी विहार। याद रखिए घाना पक्षी विहार जो है आपको भरतपुर राजस्थान में है, और रंगनथिट्टू पक्षी विहार जो है आपको कर्नाटक में है। वेदाथंगल पक्षी विहार जो है आपको तमिलनाडु में स्थित है। नीलापट्टू पक्षी विहार है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो आपको हरियाणा में स्थित है साथियों। इसके बाद सलीम अली पक्षी विहार जो है आपको ये आपको गोवा में स्थित है। इसके बाद कैंडिलिया पक्षी अभ्यारण्य जो है यानी पक्षी विहार वो चित्तूर में स्थित है, याद रखें आंध्र प्रदेश में। और चिल्का झील ये तो पता ही होगा साथियों उड़ीसा में स्थित है। और कुमारकोम पक्षी विहार या बेम्बनाद यानी बेम्बनाद से याद रखें साथियों केरल, ये आप कनेक्ट कर लेंगे। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं साथियों। घाना जो है आपको राजस्थान में स्थित है, रंगनथिट्टू जो है कर्नाटक में है, वेदाथंगल तमिलनाडु, नीलापट्टू आंध्र प्रदेश, सुल्तानपुर हरियाणा, सलीम अली पक्षी विहार गोवा मांडवी नदी के किनारे, कैंडिलिया पक्षी विहार जो है आपको आंध्र प्रदेश, चिल्का झील पक्षी विहार जो है उड़ीसा, और कुमारकोम पक्षी विहार या बेम्बनाद पक्षी विहार जो है आपको केरल में स्थित है। तो ये साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है आपको पक्षी अभ्यारण्य पूछने की संभावना आपके एग्जाम में बनती है साथियों, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों कला से संबंधित। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही है, तो इसे भी हम VVI की श्रेणी में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले ललित कला एकेडमी का जो है स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ।
और उसके बाद संगीत कला एकेडमी का स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्थापना 1959 में हुआ। तो ये 3 जो है आपको ललित कला एकेडमी, संगीत कला एकेडमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये तीनों का स्थापना आपको हम बता दिए। सीधे सीधे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों, हम लोग बात करते हैं भारत में कुल जो है आपको याद रखना है, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और ये शास्त्रीय नृत्य 8 कहाँ के हैं आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल, मोहिनी अट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत और मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम। तो याद रखना है साथियों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और आपको बता दें ये जो मणिपुरी का मणिपुर है ये नाम से ही स्पष्ट है, उड़ीसी का उड़ीसा ये भी नाम से स्पष्ट है। तो याद रखें साथियों, ये जो कुचिपुड़ी का याद करने का ट्रिक बता दिए आदमी, आपको बता रहे हैं एक ट्रिक। एक आदमी को किसी ने कच्चा पूड़ी दे दिया तो वो बोलता है आंधड़ हो क्या, तो आपको ट्रिक लगाना है साथियों, कुचिपुड़ी कच्चा पूड़ी आंधर हो क्या, तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी हो गया साथियों। इसके बाद कथक का आपको ट्रिक बता दें, क्योंकि उत्तर भारत का ये जो है नृत्य है कथक, और कत्था जो है आपको बनारस पान, कत्था चूना, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में काफ़ी प्रख्यात है। तो इससे आप याद कर लें, कथक पूछेगा तो रिलेट कर लेना है उत्तर भारत। और इसके बाद मोहिनी अट्टम केरल और आपको कथकली केरल। इसके बाद है भरतनाट्यम तमिलनाडु और आपको सत्रिया असम। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इससे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों प्रमुख स्थल के वास्तुकार। इस टॉपिक से भी आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है साथियों। इसे भी हम VVI की श्रेणी में रखेंगे। और किसका मकबरा कहाँ स्थित है, इस टॉपिक से भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही। तो सबसे पहले बात करें साथियों आगरा किले का वास्तुकार कौन है, तो आगरा किले का वास्तुकार याद रखना है कासिम खां है। और फतेहपुर सिकरी का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो इसे आपको बहारुद्दीन को जो है आपको फतेहपुर सिकरी का वास्तुकार कहते हैं। और ताजमहल का स्थापत्यकार किसे कहा जाता है, तो अहमद लाहौरी जो है। और इसका नक्शा कौन बनाया था ताजमहल का, ये भी पूछ देता है, तो उस्ताद ईशा खां जो है ताजमहल का नक्शा बनाया और इसका स्थापत्य जो है अहमद लाहौरी के दिशा निर्देश पे किया गया। तो याद रखें ताजमहल। नेक्स्ट साथियों नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है, तो नई दिल्ली का याद रखें एडवर्ड लुटियंस जो है नई दिल्ली का वास्तुकार है। इसके बाद क्वेश्चन है साथियों राजगीर का वास्तुकार कौन है, तो राजगीर का वास्तुकार जो है महागोविंद है। प्रमुख मकबरे कि किसका मकबरा कहाँ स्थित है, तो 3 ऐसे शासक हैं इसमें आप देख रहे होंगे जिसका मकबरा जो है भारत के बाहर है। जो आप पहला है बाबर, उसके बाद है जहांगीर, उसके बाद है आपको बहादुर शाह द्वितीय जिसे हम बहादुर शाह जफर कहते हैं। इसका मकबरा रंगून में स्थित है। बाबर का मकबरा अफ़गानिस्तान काबुल में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद में स्थित है। तो याद रखें ये सारे मकबरे के लिस्ट आपको हम दे दिए, इससे बाहर मकबरा नहीं पूछेगा साथियों। अगर साथियों आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें एक स्टैटिक्स जीके की श्रृंखला चलती आ रही है जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके को जो है आपको कवर कराया गया है, जिसमें आपको प्रमुख सूचकांक हुए, नृत्य हुए और उसके बाद आपको झील, झरना, जलप्रपात, पर्वत और उसके बाद आपको प्रमुख पशु के नस्ल जैसे तमाम वीडियो जो दरोगा के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले हैं, उसे आप साथियों ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे आपको हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है साथियों। तो उस वीडियो को देख लें, उसे हम इस वीडियो में कवर नहीं किए क्योंकि उसका वीडियो पहले से ही इस चैनल पर अपलोड है, तो आप उसे जाकर ज़रूर देख लें साथियों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साथियों भारत में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता ही है साथियों। तो याद रखें कैगा कहाँ स्थित है, कर्नाटक। कर्नाटक में है कैगा। कौसे कैगा कौसे कर्नाटक, याद रखें साथियों कौसे कैगा कौसे कर्नाटक। कलपक्कम कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। रावतभाटा राजस्थान। रावतभाटा राजस्थान। कुडनकुलम तमिलनाडु। कुडनकुलम तमिलनाडु। काकरापाड़ा गुजरात। काकरापाड़ा गुजरात। काकरापाड़ा गुजरात।
नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश। और सबसे पहला जो था साथियों तारापुर महाराज, तारापुर महाराष्ट्र। फिर से एक बार रिवीजन कर ले साथियों। कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक। तमिलनाडु में 2 गो, कल्पक्कम और कुडनकुलम, कल्पक्कम और कुडनकुलम कहाँ स्थित है साथियों? तमिलनाडु। रावतभाटा राजस्थान, रावतभाटा राजस्थान। तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश। काकड़ापाड़ा गुजरात, काकड़ापाड़ा गुजरात। ये जो साथियों आपको देख रहे होंगे 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपके एग्जाम में पूछने की 100% चांसेस साथियों, याद रखे। पूछेगा साथियों सीधे सीधे। रावतभाटा कहाँ स्थित है? याद रखना है राजस्थान। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु। काकड़ापाड़ा कहाँ है? गुजरात। तो इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं साथियों कि नदी पे जो परियोजनाएं हैं उससे भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों सतलज नदी। सतलज नदी पे कौन सा परियोजना है? तो याद रखें भाखड़ा नांगल परियोजना, नाथपा झांगड़ी परियोजना, कोल बांध। ये किस पे है? सतलज नदी। याद रखें भाखड़ा नांगल बांध और नाथपा झांगड़ी बांध ये किस पे है? सतलज नदी। काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, VVI है। इसके बाद झेलम नदी पे 2 परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, किशनगंगा और तुलबुत परियोजना। ये तुलबुत जो है VVI है साथियों, याद रखें। झेलम पे तुलबुत परियोजना किस नदी पे? झेलम। किशनगंगा झेलम। इसके बाद साथियों चिनाब नदी, चिनाब नदी पे जो है सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार। याद रखें चिनाब, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार किस नदी पे? चिनाब नदी पे जो है परियोजना है। इसके बाद रावी नदी पे जो है, ये रावी नदी पे ये परियोजना को आप याद रखें साथियों, यही महत्वपूर्ण है, चेमेड़ा परियोजना। याद रखें चेमेड़ा परियोजना जो है रावी नदी पे स्थित है। इसके बाद है साथियों व्यास नदी पे जो है आपको पोंग और हरिके बांध काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, VVI इसे भी हम रखते हैं VVI की श्रेणी में। व्यास नदी पे पोंग बांध और हरिके बांध जो है आपको व्यास नदी पे है। गंगा नदी पे टिहरी बांध, याद रखें ये भागीरथी है, और आपको फड़क्का बांध, और ये गंगा नदी की श्रेणी में आता है। टिहरी बांध जो भागीरथी है और सबसे ऊंची बांध है टिहरी बांध, याद रखें साथियों। इसके बाद है फड़क्का बांध। और नेक्स्ट साथियों यमुना नदी, इस पे एक परियोजना है लखपत व्यासी परियोजना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखपत व्यासी परियोजना किस नदी पे है? यमुना नदी। इसके बाद साथियों ये रामगंगा नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गंडक नदी याद रखें साथियों, क्योंकि बिहार से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको गंडक नदी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गंडक नदी पे परियोजना है त्रिवेणी के पास बैराज जो है, त्रिवेणी के पास बैराज, ये गंडक नदी पे स्थित है, याद रखें। इसके बाद कोसी नदी पे कोसी परियोजना, नाम से ही स्पष्ट है साथियों। तो ये महत्वपूर्ण परियोजना आपको दिखा दी है हम साथियों। इसके बाद कुछ और परियोजना है जिसे हम जानेंगे साथियों। इसके बाद है साथियों चंबल नदी पे जो परियोजना है गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंबल नदी पे जो परियोजना है गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, ये जो है आपको चंबल नदी पे है। इसके बाद बेतवा नदी पे जो परियोजना है माता टीला परियोजना जो है आपको बेतवा नदी पे है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा। माता टीला बांध जो है किस नदी पे है? याद रखना है बेतवा नदी। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों सोन नदी, सोन नदी पे बाण सागर बांध, याद रखें। ये ही आप याद कर ले, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखें बाण सागर बांध जो है किस पे है? सोन नदी। इसके बाद दामोदर नदी पे याद रखें कोनार परियोजना, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है साथियों। पंचेत हिल, ये दोनों परियोजना आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। कोनार हिल और कोनार और पंचेत हिल जो है दामोदर नदी पे जो है ये परियोजना स्थित है। इसके बाद साथियों गोदावरी नदी पे राजसमुंद्री के निकट जो है एनीकट बांध स्थित है, याद रखें गोदावरी नदी। नेक्स्ट है साथियों कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, याद रखें। नागा अर्जुन, अर्जुन से याद रखें, अर्जुन को कौन ज्ञान देता था? कृष्णा, तो याद रखें अर्जुन से याद रखें कृष्णा, और श्रीशैलम जो है आपको कृष्णा नदी पे स्थित परियोजना है। इसके बाद तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे है। कावेरी नदी पे एक परियोजना है जिसे हम मेट्टूर बांध कहते हैं, और नर्मदा नदी पे एक परियोजना है जिसे हम इंदिरा सागर बांध, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और साथियों अंकलेश्वर बांध, याद रखिए अंकलेश्वर बांध जो है आपको ये नर्मदा नदी पे स्थित परियोजना है। सरदार सरोवर बांध, ये तीनों काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध जो है आपको नर्मदा नदी पे स्थित परियोजना है। इसके बाद ताप्ती नदी पे परियोजना है काकड़ापाड़ा, याद रखें काकड़ापाड़ा बांध जो है आपको ताप्ती नदी पे स्थित है। और नेक्स्ट है साथियों हीराकुंड बांध जो है आपको किस पे है? महानदी पे स्थित है हीराकुंड। और माही नदी पे एक परियोजना है कदाना बांध,
कदाना बांध जो है आपको माही नदी पे स्थित है। तो ये सारे परियोजना के लिस्ट हैं साथियों, इससे बाहर परियोजना से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। तो साथियों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और एफर्ट लगा है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम लोग बिहार के प्रमुख अभयारण्य की चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है बिहार के प्रमुख अभयारण्य। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों सलीम अली जुब्बा पक्षी अभयारण्य। ये बिहार में कहाँ स्थित है? तो वैशाली ज़िला में ये स्थित है सलीम अली जुब्बा जो है आपको पक्षी अभयारण्य। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों भीम बांध कहाँ है साथियों? याद रखें मुंगेर में है ये स्थित भीम बांध। ये है गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपको कटिहार में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है कैमूर अभयारण्य, तो इससे समझ गए आप कैमूर कहाँ है, रोहतास में स्थित है कैमूर। और नेक्स्ट है साथियों कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों कांवर झील, ये जो है आपको रामसर साइड भी है कांवर झील, तो याद रखें बेगूसराय में स्थित है। इसके बाद कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, ये आपको दरभंगा में स्थित है साथियों। नागा बांध पक्षी अभयारण्य जो है नागी नटकी, ये जो साथी याद रखें काफ़ी महत्वपूर्ण है, नागा नटकी, इसी पे जो है कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये कलरव जो है आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। नागा नटकी बांध पे इस पक्षी उत्सव का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ स्थित है? जमुई में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों राजगीर अभयारण्य, ये आपको नालंदा में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान जिसे हम पटना के जू घर के नाम से जानते हैं, पटना में स्थित है। उदयपुर अभयारण्य, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो इस क्वेश्चन से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, पहले शिफ्ट में पूछा था उदयपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर होता साथियों आपको पश्चिम चंपारण। ऑप्शन में स्टेट वाइज दिया हुआ था तो उसका स्टेट अपना होता है क्या साथियों? बिहार। काफ़ी लोग राजस्थान से कन्फ्यूज हो गए उदयपुर देखकर, तो आपको याद रखना है उदयपुर जो है आपको पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसके बाद है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? ये भी पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसके बाद विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है आपको कहाँ स्थित है? भागलपुर में। ये महत्वपूर्ण जो है आपको पार्क और अभयारण्य थे जो आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है साथियों। नेक्स्ट है साथियों बिहार के जलप्रपात। बिहार के महत्वपूर्ण जलप्रपात आपको इस वीडियो में बताएंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा साथियों। तो सबसे पहला है काकोलत जलप्रपात, ये जो है आपको साथियों नवादा में स्थित है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है साथियों, काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों सुखलदरी कहाँ स्थित है? ये रोहतास में स्थित है। धुआं कुंड, ये VVI है साथियों, धुआं कुंड कहाँ स्थित है? रोहतास में स्थित है। दुर्गावती कहाँ स्थित है? ये भी रोहतास में स्थित है साथियों। इसके बाद जियार कुंड कहाँ स्थित है? ये आपको भोजपुर जिला में स्थित है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों करकट कहाँ पे है? तो करकट याद कर ले कैमूर जिला में है करकट। इसके बाद है साथियों देवदारी, जो कर्मनाशा नदी पे स्थित जलप्रपात है, और ये कहाँ स्थित है? रोहतास में। ये 2-3 काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, इसीलिए हम इसे छोड़ दिए। ये आपको 5 से 6 जलप्रपात याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। काकोलत कहाँ है? नवादा में। और धुआं कुंड कहाँ है? रोहतास में। सुखलदरी कहाँ है? रोहतास में। जियार कुंड कहाँ है? भोजपुर में। करकट कहाँ है? कैमूर में। देवदारी कहाँ है? रोहतास में। और मंझर कुंड है सासाराम में। याद कर लें साथियों महत्वपूर्ण जलप्रपात। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं और जानेंगे और कम से कम 4 से 5 टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछेंगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए साथियों।